जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेश के आर्मी चीफ को हटाने की साजिश को भारत ने किया नाकाम। अमेरिका से हुई थी बात, पाकिस्तानी ISI थी शामिल। जी हां, तख्ता पलट की बड़ी कहानी आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक करने के बाद अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ट्रेन अपहरण की घटना के बाद बलूचिस्तान जाएंगे पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ। क्या है उनका वहां जाकर के प्लान? तो वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ा दावा किया कि अफगानिस्तान से ये ट्रेन हाईजैक की साजिश रची गई। तो दूसरी ओर भारत पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत ने ये हमले करवाए हैं, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी सेना के इस दावे का बलोच लिबरेशन आर्मी ने दिया तगड़ा जवाब। कह दिया पाकिस्तानी सेना की तरह हिजड़े नहीं है हमारे बलोच आर्मी, और पाकिस्तानी सेनाओं को बलात्कारी बता दिया है बलोच आर्मी ने। साथ ही साथ दोस्तों भारत पर इल्जाम लगाते हुए कुलभूषण जाधव पर एक्शन लेने का समय आ गया है, जैसा पाकिस्तानी ने दिया है बयान। इसी बीच अजीत डोभाल का पुराना वीडियो हो गया वायरल, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने गेर बदला तो बलूचिस्तान गवा दोगे तुम लोग। तो वहीं नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार, बीजेपी का बिहार प्लान लीक। दोस्तों क्या अब नीतीश कुमार नहीं बनेंगे बिहार के CM? सारी जानकारियां आपको एक से एक बड़ी खबर विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत को सपोर्ट करते हुए मानते हैं कि भारत को आंख दिखाने वालों के अब आंख निकालने का वक्त आ चुका है, भारत को एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों बांग्लादेश के आर्मी चीफ को हटाने की बहुत बड़ी साजिश को अपने भारत ने कर दिया है नाकाम। अमेरिका से हुई थी बात, पाकिस्तानी ISI थी इसमें शामिल। खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि भारत की मदद से बांग्लादेश की सेना के अंदर तख्ता पलट की साजिश नाकाम हो गई है। हालांकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान के ऊपर से अभी खतरा टला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते भारत ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान को कुछ पाकिस्तान परस्त जनरलों के विद्रोह को दबाने में मदद की थी। पता चला है कि कुछ पाकिस्तान समर्थक अधिकारियों ने आर्मी चीफ को हटाने के लिए बैठकें की थी, लेकिन भारत ने बांग्लादेशी सेना के प्रमुख को तख्ता पलट की पहले ही चेतावनी दे दी, जिससे वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे थे। स्वराज मैगजीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली ने न सिर्फ सेना प्रमुख की कुर्सी को बचाने में मदद की, बल्कि भारत ने चरमपंथियों की सरकार चलाने में मोहम्मद यूनुस को बहुत बड़ा झटका भी दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख के खिलाफ नाकाम तख्ता पलट की कोशिश को लेकर अब रिपोर्ट्स से सामने आने लगे हैं। खुफिया जानकारियों से पता चलता है कि सेना प्रमुख की तख्ता पलट की साजिश पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस बोले तो ISI ने तैयार की थी। ISI जनरल वकार उज़्ज़मान से इसलिए नाराज थी क्योंकि आर्मी चीफ बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ बन रहे करीबी संबंध के बीच अवरोध बन रहे थे। जी हाँ, रिपोर्ट से पता चला है कि इन योजनाओं को न सिर्फ मोहम्मद यूनुस बल्कि बांग्लादेश के इस्लामवादियों का भी समर्थन हासिल था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भारत भागना पड़ा था। इसके बाद सिर्फ देश की सेना ही है जिसने देश में सत्ता हासिल करने वाले इस्लामवादियों के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ऐसा कहा जाता रहा है कि जनरल वकार उज़्ज़मान से नाराजगी की वजह शेख हसीना को देश से सुरक्षित बाहर निकालना है। जी हाँ, अब आपको बताते हैं भारत ने आखिर कैसे तख्ता पलट की साजिश को नाकाम किया। दरअसल ISI ने बांग्लादेशी सेना में तख्ता पलट की गुप्त साजिश रची थी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई। फिर भारत ने बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख को इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद जनरल वकार उज़्ज़मान ने अपने सहयोगियों के बीच समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। इसके अलावा बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट को टालने के लिए भारत ने कुछ पश्चिमी देशों से भी संपर्क किया था। स्वराज ने भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ डिप्लोमेट के हवाले से कहा है कि नई दिल्ली ने वॉशिंगटन में नई सरकार को यह समझाया कि इस तरह के तख्ता पलट से न सिर्फ बांग्लादेश में अस्थिरता आएगी बल्कि इस क्षेत्र के लिए गंभीर सुरक्षा निहितार्थ भी होंगे। अमेरिका इस आकलन से सहमत था, जिसके बाद अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को तख्ता पलट के खिलाफ चेतावनी दी और फिर यह तख्ता पलट टल गया। वाकई में दोस्तों भारत ने दुनिया में नाम कमाया ही है, लेकिन अब भारत इन मामलों में भी इतना आगे आ चुका है कि दूसरे देशों में तख्ता पलट तक रुकवा सकता है। दोस्तों वाकई में अगर आप भी भारत के पावर की दाद देते हैं तो मेरा भारत महान जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान जफर एक्सप्रेस ट्रेन अपहरण की घटना के बाद बलूचिस्तान जाएंगे पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद पहली बार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बलूचिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान की Jio TV की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जाफर एक्सप्रेस की घातक अपहरण की घटना के बाद क्वेटा की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो बलूचिस्तान में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही साथ लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने का आह्वान करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा मंगलवार को सुरक्षा बलों द्वारा जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर
करने वाले सभी 33 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आतंकवादियों को मार गिराने के दावे के बाद हो रही है, जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लियर किया है कि अभी भी हमारी कैद में बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक हैं और ये ऑपरेशन कोई खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस में 400 से अधिक यात्री सवार थे जिन्हें बंधक बना लिया गया था। लगभग 2 दिन तक चले अभियान के समापन की घोषणा करते हुए इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सशस्त्र बलों ने उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में भाग लिया जो सैटेलाइट फोन के माध्यम से अफगानिस्तान में स्थित अपने मददगारों और मास्टर माइंडों के संपर्क में थे। यानी कि दोस्तों, इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ा दावा किया है कि अफगानिस्तान से ये ट्रेन हाईजैक की साजिश रची गई थी और जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि इसमें सिर्फ 3 से 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि 20 से 22 यात्री मारे गए हैं कुल। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने कैसे झूठ बोला है, कैसे शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, इसका खुलासा खुद चश्मदीद फौजी ने किया। दोस्तों, उसने हॉस्पिटल में कहा है कि मैंने 50 से 60 लोगों को मरते हुए देखा है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसने बलूचिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन से सभी बंधकों को मुक्त करा लिया है। सेना ने दावा किया कि उसने बलूच लिबरेशन आर्मी के सभी 33 विद्रोहियों को मार गिराया है और उनके कब्जे से सभी बंधकों को रिहा कराकर रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जबकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसके चंगुल में अभी भी 150 से अधिक बंधक है। इस बीच एक पंजाबी फौजी ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोलकर रख दी। उसने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि 50 से 60 लोग मरे हैं, मेरे सामने उनको मारा गया है। बीएलए के लड़ाकों ने उनको मार गिराया, जिसने वाकई में पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ सरकार की पोल खोलकर रख दी है कि वो अपने देश के नागरिकों, अपने देश के लिए मरने वाले सैनिकों तक को श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहा है ठीक से। उनके मौत के आंकड़ों को छुपाकर दुनिया में अपनी पावरफुल इमेज दिखाना चाहता है, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ट्रेन हाईजैक के बाद तिलमिलाए भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त जमकर जहर उगलते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव का भी अब समय आ गया है एक्शन लेने का। जी हां, अब्दुल बासित ने इस हमले और बलूचिस्तान में हाल के दिनों में होने वाली हिंसा के पीछे भारत को जिम्मेदार बता डाला। बासित की तिलमिलाहट यही नहीं खत्म हुई, उन्होंने फौजी जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के खिलाफ एक्शन लेने की मांग अपनी सरकार से कर डाली। उसने कहा, मुझे न पहले शक था और न अब है कि कौन लोग हैं जो बीएलए, बीआरए और टीटीपी के पीछे और फंडिंग कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कुलभूषण जाधव के खिलाफ जमकर जहर उगला और कहा कि अब समय आ गया है कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ गंभीर एक्शन लिया जाए। उसकी दया याचिका पड़ी है, ठीक है, उसके खिलाफ आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों, पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने आगे कहा कि पाकिस्तान में हिंसा के लिए भारत के साथ अमेरिका को भी शामिल बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो समझता हूं कि भारत का हिंसा फैलाने में बड़ा हाथ है, साथ ही अमेरिका भी नहीं चाहता कि ग्वादर बंदरगाह सफल हो। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सदस्यों को विद्रोही या अलगाववादी कहने को लेकर भी बासित की नाराजगी सामने आई। जैसा कि दोस्तों, इन्होंने इस हमले पर भारत पर बड़ा आरोप लगाया, जिसके बाद बलोच विद्रोहियों ने जमकर पाकिस्तानी सेना को हिजड़ा बता दिया। कहा कि पाकिस्तानी सेना की तरह हम हिजड़े नहीं हैं, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी हिजड़ा नहीं है। विद्रोहियों ने बलात्कारी आर्मी को बड़ा संदेश दिया है दोस्तों, जिसके बाद पूरे समाज में थू थू होती नजर आई है पाकिस्तानी आर्मी की और शहबाज शरीफ की। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने 40,000 महिलाओं और बच्चियों का बलात्कार किया है। युद्ध में वो महिलाओं और बच्चों को घसीटते हैं। बलूचों ने पाकिस्तानी महिलाएं व बच्चों की इज्जत से रिहा कर दिया, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बलूचों ने कहा कि ट्रेन अपहरण के बाद उन्होंने 80 से 100 महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को खुद से जाने दिया, जबकि पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि हमने ही बंधकों को रिहा कराया है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी यही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने जैसे ही उस ट्रेन को हाईजैक किया, उस ट्रेन पर कब्जा किया, उन्होंने सबसे पहले छोटे बच्चों, महिलाओं और जितने भी बूढ़े व्यक्ति थे उन सब को सबसे पहले जाने दिया। हमने आपको डे 1 और सबसे पहले इंस्टेंटली ये खबर बताया था कि सबसे पहले महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को रिहा किया गया है और ये बात बीएलए ने भी सबसे पहले जारी किया था। लेकिन उसका भी क्रेडिट पाकिस्तानी आर्मी ले रही है कि हमने महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को छुड़ाया। तो फिर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी ने महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को छुड़ा लिया तो फिर वो और लोगों को छुड़ा क्यों नहीं पाया? क्या उसने फिल्टर लगा दिया था कि भैया महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को ही निकालना, बाकी को मत निकालना? ऐसे में क्लियर दिखता है दोस्तों कि कितना बड़ा झूठा है शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ये आर्मी, जो शहबाज शरीफ से भी 2 कदम आगे चलती है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये सबसे बड़े झूठे हैं तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक का बटन दबाकर वीडियो को अंत में शेयर कर दीजिएगा। पहले अभी लाइक कर दीजिए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां इसी से जुड़ी खबर ये है, इस कांड के बाद, इस घटना के बाद अजीत डोभाल का पुराना वीडियो एक वायरल हो चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने अगर गियर बदला तो बलूचिस्तान को तुम गवा दोगे, जो अब इस ट्रेन हाईजैक के बाद बड़ी खबर और बड़ा ही सेंसेशन बन गया है ये वीडियो। उस वीडियो में डोभाल जी साफ साफ चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने 26/11 मुंबई हमले जैसी घटनाएं दोहराई तो भारत की रणनीति शिफ्ट हो जाएंगी और आप बलूचिस्तान को खो दोगे। इस पुराने
में वीडियो में अजित डोभाल जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप मुझ पर 100 पत्थर फेंकते हैं तो मैं 90 रोक सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं चोटिल हो सकता हूं और जीत नहीं सकता। लेकिन अगर हम डिफेंसिव ऑफेंस में चले जाएं तो हम संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। डोभाल के इस बयान का संदर्भ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जवाब देने के लिए भारत की रणनीति दिशा को लेकर था, जिसमें भारत केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद भी सक्रिय कदम उठा सकता है, जो वाकई में वायरल हो चुका है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अजीत डोभाल जी जैसा ना एनएसए कभी हुआ है ना कभी होगा, तो थैंक यू अजीत डोभाल कहना मत भूलिएगा। नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां चाइना के पास अब 600 न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका ने किया इस बात का खुलासा तो बढ़ गई भारत की चिंता। बता दो, दुनिया की सबसे बड़ी सेना रखने वाला चीन अब सबसे तेज गति से परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। अमेरिका के फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास अब लगभग 600 परमाणु बम हो चुके हैं। इसके अलावा चीन बड़े पैमाने पर मिसाइलें और परमाणु बॉम्बर भी तैयार कर रहा है। दुनिया में कुल 9 देश परमाणु हथियार संपन्न है, लेकिन चाइना एकमात्र ऐसा एनपीटी हस्ताक्षर करता देश है जो इतनी तेजी से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में चाइना ने अप्रत्याशित रूप से अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाया है। विश्लेषकों के मुताबिक चीन ने कई तरह के नए और अधिक परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चाइना की इस परमाणु नीति का मुख्य लक्ष्य अमेरिका और भारत है। और उससे भी बड़ी और चौंकाने वाली बात दोस्तों यह है कि पेंटागन के अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक चाइना का परमाणु बमों की संख्या बढ़कर 1000 हो सकती है, जिनमें से कई बम तुरंत हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। और वहीं 2035 तक ये संख्या 1500 तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जिसने वाकई में भारत को एक बहुत बड़े चिंता में डाल दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें अगली बड़ी खबर, अवामी लीग नेता ने मोहम्मद यूनुस को दे दी बड़ी चेतावनी। कहा, प्रधानमंत्री बनकर वापस आ रही हैं शेख हसीना, आप जहां से आए हो वहीं चले जाओ। जी हां, बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी और यूनाइटेड स्टेट्स अवामी लीग के उपाध्यक्ष रब्बी आलम ने बुधवार को कहा कि वो प्रधानमंत्री के रूप में देश वापस आएंगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से कहा है कि वे जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। आलम ने बांग्लादेश के वर्तमान हालातों पर चिंता जताई और कहा कि देश पर हमला हो रहा है, जिसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर हमला हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक विद्रोह ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में ये तो नहीं हो रहा। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आतंकियों का विद्रोह है। साथ ही साथ उसने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है, वो भी इसलिए कि बांग्लादेश के कई अन्य नेताओं को भी भारत ने शरण दे रखा है। जी हां, साथ ही साथ बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने आर्मी यूनिफॉर्म में कुर्स्क का किया दौरा, यूक्रेनी सेना को खदेड़ने के दिए आदेश। कहा, रूसी इलाके से पकड़े गए यूक्रेनी सैनिक आतंकवादी हैं। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को यूक्रेन की सीमा से लगे रशिया के कुर्स्क प्रांत का दौरा किया। इस दौरान पुतिन आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आए। व्लादिमीर पुतिन बुधवार को मोर्चे पर सेना की एक कमांड पोस्ट पर पहुंचे। पुतिन ने कुर्स्क के ज्यादातर इलाकों से यूक्रेनी सेना को बाहर निकालने पर खुशी जताई। रशिया के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने पुतिन की तस्वीरें जारी की। हरे रंग की यूनिफॉर्म पहने पुतिन एक डेस्क पर बैठे हुए थे, उनके सामने कई नक्शे रखे हुए थे। इस दौरान उनके साथ रशिया के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल वालेरी गेरासिमोव के साथ दिखाई दिए। राष्ट्रपति पुतिन ने कुर्स्क से पकड़े गए यूक्रेनी सैनिकों के साथ रूसी कानून के तहत आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। जनरल गेरासिमोव ने कहा कि ऑपरेशन में 400 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ा गया है, अब उन पर एक आतंकवादी होने का केस चलेगा। वहीं आपको बता दें, नाटो से यूक्रेन की दूरी प्रतिबंध भी हटे, सीज फायर के लिए ट्रंप के सामने शर्तें रख देंगे व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की पहल में जुट गए हैं और आखिरकार यूक्रेनी राष्ट्रपति पर दबाव बनाकर उन्हें 30 दिनों के सीज फायर के लिए तैयार कर लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे, जिसके बाद सीज फायर का ऐलान किया जाएगा। हालांकि ये ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन में काफी बढ़त बनाई है। इसीलिए पुतिन ट्रंप के सामने कई ऐसी शर्तें रख सकते हैं जिन्हें जेलेंस्की से पूरी करवा पाना मुश्किल हो सकता है, जिसमें घूम फिर कर फिर वही बात आएगी रशिया के द्वारा शर्तों में कि नाटो से यूक्रेन दूर चला जाए और जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया पर वो हटे, तभी सीज फायर हो सकता है। जी हां, साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दे, जहां बीजेपी का बिहार प्लान हुआ लीक, अब नीतीश कुमार क्या नहीं बनेंगे सीएम। बता दें, बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। एनडीए में भाजपा की अपनी तैयारी है, तो महागठबंधन में राजद और उसकी पुरानी सहयोगी कांग्रेस भी अलग अलग अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में रोज घमासान हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार बात में झुंझला जा रहे हैं, तो विपक्षी उन्हें उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में डेरा डालने की बात कर रहे हैं, तो एनडीए की घटक लोजपा आर के नेता चिराग पासवान बता रहे हैं कि बिहार में अगली सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के सोच वाले की होगी। नीतीश कुमार जितना प्रतिपक्ष के निशाने पर है, उतने ही एनडीए के कुछ घटक दलों के भी हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को टायर्ड रिटायर्ड बताकर अब उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। जन स्वराज के संस्था
संस्थापक तो तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार पर भी समान रूप से हमलावर है। एनडीए की सहयोगी लोजपा आर के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तो प्रधानमंत्री मोदी की सोच वाली अगली सरकार बनने तक का दावा कर चुके हैं। उनके इस बयान का अर्थ ये भी निकलता है कि अभी तक मोदी की सोच वाली सरकार बिहार में नहीं थी। चिराग के नीतीश विरोधी तेवर से सभी वाकिफ हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार को बड़ी चोट पहुंचाई थी। जेडीयू को 2 दर्जन से अधिक सीटों पर चिराग के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या इस बार बीजेपी वाकई में बिहार में परचम लहरा पाएगी? दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। हालांकि ऐसा होना बहुत ही ज्यादा रेयर या बहुत ही ज्यादा आप मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए नामुमकिन तो नहीं है। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी राय तो बनती है। अगर हम आपसे ये सवाल पूछें कि क्या बिहार के अगले सीएम फिर से नीतीश कुमार ही होने चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी का सीएम खुद का सीएम होना चाहिए? देखते हैं दोस्तों आप लोग क्या जवाब देते हैं। और इस वीडियो को आज जितना ज्यादा हो सके शेयर पर शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और फेसबुक जहां आपकी इच्छा हो। साथ ही ये तो भी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।